हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो है करंट अफेयर का देखेंगे कौन कौन सा सवाल है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक कुछ कोट्स जो हम लगाए हुए हैं कि जीतने वाले लोग कुछ अलग चीज़ें नहीं करते हैं, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आज के डेट में सफल हैं, जो सक्सेस है, वो कोई अलग से कुछ महान कार्य जैसे बोलते हैं ना, वो नहीं करते हैं। जो करते हैं उसको एक अलग तरीके से करते हैं, एक स्ट्रेटजी के अनुसार करते हैं। तो आपको भी इस कथन से सीखना होगा कि कुछ भी आप करें तो उस चीज को मेहनत करें, उसमें काफी अपना 100% योगदान दें आप, लेकिन स्ट्रेटजी बना के करें, एक प्लान तैयार करके करें। तो चलिए चलते हैं हम लोग करंट अफेयर की। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आज का करंट अफेयर क्या है, किस तरीके का क्वेश्चन है। तो चलिए पहला प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि पंकज उधास का निधन हो गया, वह कौन थे। तो देखिए सबसे पहली बात कि जो इनका नाम है, इनके पहचान के लिए इनका नाम ही काफी है। पंकज उधास, जो सबको पता होगा कि यह एक गजल गायक थे। ठीक है, गजल गायक का मतलब होता है कि यह शुरुआती दौर में जो है काफी प्रसिद्ध हुए थे अपने गानों के लिए। न चिट्ठी ना कोई संदेश, है ना, तू कहाँ चला गया है। तो ध्यान देना है, ये एक गजल गायक थे और इनकी जो मृत्यु हुई है वो काफी समय से बीमार रह रहे थे। और इनके बीमारी का जो कारण था, उस बीमारी का जो नाम था, वो नाम है इनकी बीमारी का अग्नाशय कैंसर। ये अग्नाशय कैंसर से पीड़ित थे, जिसको आज के डेट में पैंक्रियाज कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये कैंसर जो है आखिर कैसे होता है, क्या कारण है। तो जैसे किसी व्यक्ति को लंबे दिनों से पेटों की कोई बीमारी है, या सिगरेट का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, तनाव में रहता है ज़्यादातर, तो उन लोगों को ये बीमारी हो सकती है। तो छोटा सा छोटा बीमारी वो एक बड़ा रूप ले सकता है। तो इनको पैंक्रियाज कैंसर हो गया था, अग्नाशय कैंसर हो गया था, और इसके वजह से इन्होंने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। तो ये एक महान गजल गायक रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। तो देखिए यहाँ पे पुनर्विकास का मतलब फिर से उसको मरम्मत करना है, अच्छे तरीके से नए तरीके से डेवलप करना है। इसमें कुल जो है 554 रेलवे स्टेशन जो है उसमें अंकित हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो सिर्फ बिहार में 33 रेलवे स्टेशन है। सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार में कुल 33 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिसमें इस योजना के तहत रखा गया है, और कुल मिला के लगभग 76,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं ये टोटल 554 रेलवे स्टेशन को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 554 रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कि शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु क्या रखी है। तो कक्षा 1 में अगर किसी को प्रवेश करना है तो इसके लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, जो रूल रेगुलेशन बना है, जो शिक्षा मंत्रालय ने बनाया है, तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी याद होगा 2020 में जो लागू हुआ था, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको लाया गया है। 2020 के तहत इसको लाया गया है। और एक आपको याद होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट ये 2009 में पारित हुआ था। इस दोनों नियम के तहत ये प्रावधान लाया गया है, और इसमें कहा गया है कि कक्षा 1 में अगर आपको प्रवेश करना है तो उस बच्चे का उम्र 6 वर्ष से अधिक होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कक्षा 10 की अगर हम बात करें, कक्षा 10 की, तो मिनिमम जो है 14 वर्ष और मैक्सिमम 16 वर्ष, मतलब 14 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे जो है वो कक्षा 10 की परीक्षा दे सकते हैं। ध्यान रखना इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत और राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत ये व्यवस्थाएं की गई हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एडिथ और पीटर ओ डॉनेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए सबसे पहले अगर इस पुरस्कार की बात करें कि एडिथ और पीटर ओ डॉनेल पुरस्कार है क्या,
तो कोई भी जब तकनीकी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, अभियंता के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करता है, काफ़ी प्रोग्रेस करता है, तो उसके मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि आगे भी और ठीक करे, इसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर अशोक वीर राघवन, और ये व्यक्ति जो है कहा जाता है कि यह अमेरिकी भारतीय हैं। ठीक है, अमेरिकी भारतीय, भारतीय अमेरिकी कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि पहले कभी ना कभी भारतीय थे, लेकिन अब इन्होंने अमेरिका की नागरिकता धारण कर लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अशोक वीर राघवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो ध्यान रखना, यहाँ पे फिर से खेल आ गया है। भारत में खेले गए टेस्ट मैचों में, टेस्ट मैच की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक खिलाड़ी ऐसा है जिन्होंने अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा है। अनिल कुंबले ने जो है टेस्ट मैच में भारत में खेले गए 350 विकेट लिए थे। इसका मतलब किसी ने 351 विकेट लिया होगा, उसने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा। और ये 351 विकेट लेने वाले हैं रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने जो है 351 विकेट लेकर के अनिल कुंबले का जो है रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, जिन्होंने 350 विकेट लिए थे। इसका आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यूजीसी के द्वारा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है? ध्यान देना है, यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन इसको बोलते हैं। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को किस श्रेणी के अंतर्गत? तो यहाँ पे श्रेणी फर्स्ट, कैटेगरी 1 के अंतर्गत रखा गया है। और कैटेगरी 1 का दर्जा देने का मतलब कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं और इसको बेहतर बनाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बच्चे एडमिशन लें, एडमिशन तो लेते ही हैं, बट वो अपना ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते हैं प्रोफेसर की कमी की वजह से या उनके संख्या की कमी की वजह से, अगर हम देखें तो। इसका आंसर हो जाएगा कैटेगरी 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पर्पल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, पर्पल उत्सव जो है कहीं ना कहीं हमारे देश के संस्कृति को बढ़ावा, हमारे देश के डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जाती है। खास करके किस चीज को लेकर के? तो यहाँ पे दिव्यांग जन को लेकर के, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उस दिव्यांग को लेकर के ये सारे जो है चीजें वहां पे की जाती है कि उनमें एक अलग मोटिवेशन आए, वो अपने आप को विकलांग ना समझे, वो अपने आप को पिछड़ा हुआ ना समझे। तो यह जो आयोजन है यह अमृत उद्यान दिल्ली में किया गया था। और अमृत उद्यान को और हम क्या कह सकते हैं? अमृत उद्यान को हम राष्ट्रपति भवन भी कह सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति भवन या आप कह लें अमृत उद्यान नई दिल्ली में यह व्यवस्था हुई, यानी पर्पल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अमृत उद्यान में किया गया है। और अमृत उद्यान को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में सबसे अधिक मेडल जीतने वाले, देखिए सबसे अधिक मेडल जीतने की बात हो रही है, सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने की बात नहीं हो रही है। सबसे अधिक अगर मेडल की हम बात करें तो यहाँ पे स्थान आता है किसका? महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र ने टोटल मेडल की अगर बात करें तो मिला करके 22 मेडल जीता है। सेकेंड पोजीशन पे आप देखिए तो यहाँ पे सेना है। सेना ने जो है वह 21 मेडल जीता है। लेकिन अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो गोल्ड मेडल में सेना नंबर 1 पे है और महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है। टोटल मेडल की बात करें जिसमें गोल्ड मेडल भी है, ब्रॉन्ज भी है, ठीक है, सिल्वर भी है, तो उसमें आ जाता है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का पहला स्थान है जिसने टोटल 22 मेडल जीते हैं। जबकि सेकंड पोजीशन अगर बात की जाए तो सेकंड पोजीशन हो जाता है आपका सेना का, जिसने 21 मेडल जीते हैं। और यहीं पे अगर गोल्ड मेडल क्वेश्चन पूछ देगा तो गोल्ड मेडल में सेना आपका फर्स्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र सेकंड हो जाएगा, क्योंकि सेना ने 11 गोल्ड मेडल और महाराष्ट्र ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत किसने की है? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, अनाज भंडारण का मतलब ये है कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि फसलों का उत्पादन तो होता है
बट उसका भंडारण अच्छे तरीके से ना होने की वजह से कहीं बर्बाद भी हो जाते हैं। एक आंकड़ा देखा गया है कि लगभग 25 से 30% अनाज तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। हमारे यहाँ उत्पादन होता तो है, बट उसके लिए व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, उसके भंडारण की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, इसलिए वो बर्बाद भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को और बेहतर बनाना होगा। तो इसकी शुरुआत तो किन्होंने किया? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, योजना क्या है? विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, यानी अनाज को भंडारित करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पूरे भारत में यह व्यवस्था आने वाले दिनों में बहुत बेहतर होने वाली है, और इससे जो भूखमरी सूचकांक है हमारे यहाँ, कम से कम वो तो खत्म होगा। चलिए अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, और ये प्रश्न तो हम बताएंगे नहीं आपको, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, सुचिता शेखर, अंतिम पंघाल, उमा छेत्री या गीता बत्रा। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाँ, कल मैंने लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, जिसका आंसर जो है हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। प्रश्न ये था कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 फरवरी, जो कि आपके ऑप्शन में था। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने 24 फरवरी आंसर दिया है उनका सही है। आज का प्रश्न आपके यहाँ पे स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, धन्यवाद।